सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर। होस्ट मैं हूँ अरूज अब्बास एंड हम लोगों का सुबह जो है, मेरी सुबह बहुत चर्पी गुजर गई है क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा घंटा जब सोने को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बदल गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो आई होप कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह का इत्तेफाक हो तो उसको अप्रीशिएट करें, 5 सेकेंड लें, पीछे कहें, खड़े होके इंजॉय करें और कहें कि क्या सीन है। इस तरह कभी कभी होता है ज़िंदगी में, ऑल दी स्मॉल प्लेजर्स मैं नोटिस करती हूँ कि हम लोग इनको स्टॉप करके इन्जॉय नहीं करते। बहुत सारी इस तरह की क्यूट मज़े की चीज़ें होती हैं। कल मेरे सेट पे खातून आई थी, उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, बहुत अमेजिंग किस्म की आइसक्रीम खिलाई थी, बहुत दिल खुश हुआ खा के। शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसी तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती रहती हैं उनको आप इंजॉय किया करें, उनसे अब कुछ पॉज करें। आई थिंक हमें पॉज का बटन कभी ना कभी दबाना चाहिए। आई लाइक टू पॉज एंड जस्ट enjoy the moment now. I think इस टाइम पर, इस दुनिया के अंदर जो हमारी ज़िंदगियां चल रही हैं, इसके अंदर पॉज का बटन दबाना बड़ा सख्त किस्म का ज़रूरी हो गया। आज का जो शो है वो एक काफ़ी हम लोग लेटर ऑन इन द शो एक काफ़ी मुश्किल इशू के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा उसका वो है, स्टिग्मा है। हम उसके ऊपर बात नहीं करते। हम लोगों को थेरेपी के ऊपर जाने से इतने डर होते हैं, इतने खदशात होते हैं दिल के अंदर। हम लोग सोचते हैं कि हाय जाके वहाँ पे कुछ बोल देंगे। वील बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर ऑन इन द शो। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोग ड्रामे के ऊपर भी हमारे पास एक ड्रामा क्रिटिक आ रहे हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे। और 2 ड्रामे जो हैं वो बहुत शदीद किस्म के, ठकाठक किस्म के बिग सुपर हिट्स हैं। एक है पहली सी मोहब्बत और एक है खुदा और मोहब्बत पार्ट 3। तो आप लोग भी अगर इन ड्रामों को देखें, मैंने तो नहीं वेरी फ्रैंकली देखा, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवील सवालात नहीं कर सकती। क्लिप्स देखे थे मैंने जस्ट टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है, बट मैंने ड्रामा नहीं देखा। मगर अगर आप ये ड्रामा फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली कॉल करके हमसे बात करें इसके ऊपर। आपको मैं बाय द वे ये भी बताती चलूँ कि जो आज मेरे पास टॉप स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी इनको पढ़ रही थी एंड आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ देम आई एक्चुअली ऑल्सो हैड क्वेश्चंस अबाउट। तो मेरे भी सवालात के जवाब मुझे मिल गए। आप लोगों को भी मैं लेकर जाना चाहती हूँ मगर आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। ओके, जो पहली टॉप स्टोरी है वो पीएसएल के बारे में है। ऑब्वियसली जैसे जैसे पीएसएल करीब आ रहा है, फरवरी 20 को किक ऑफ होगी ओपनिंग सेरेमनी, बट जैसे जैसे करीब आ रहा है नई चीज़ें पता चल रही हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने अपने भी शो पे बुलाया था, मंडे को इनफैक्ट हम लोगों ने बुलाया था, मैं भूल जाती हूँ दिन, बट मंडे को हमने अपने शो पे जो PSL 6 का जो नया गाना था ग्रूव मेरा, हमने उसके प्रोड्यूसर्स को बुलाया था। बड़ी कोशिश करी हमने कि नसीबो लाल जी हमें हम उनसे बात कर सकें या आयमा बेग से बात कर सकें। हमें ये पता चला कि वो टर्की के अंदर है। हमने कहा चले आप स्काइप पे आ जाएं, मगर वो टाइम नहीं मैच हो सका फॉर वट एवर रीज़न। खैर ये गाना जो है इसने भी बहुत सारे, इसके ऊपर तनकीद भी हुई, बहुत लोगों ने बात भी करी। बट अब PSL ओपनिंग जो सेरेमनी है उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, और वो ये है कि आतिफ असलम जो एक रैपर, आतिफ असलम प्लस एक रैपर है पाकिस्तानी इमरान खान, वो और आयमा बेग, नसीबो लाल, यंग स्टनर्स, ये सब लोग गए हुए हैं टर्की, और वहाँ पे एक स्पेशली डिज़ाइन स्टूडियो के अंदर ये ओपनिंग सेरेमनी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पम पम पम। पहले जो मैं आपको बताती चलूँ, जो पहले जो 3 PSL गेम्स हुए थे वो दुबई में हुए थे, फिर उसके बाद 2020 वाला जो था वो कराची में हुआ था। इस साल सब कुछ ऑनलाइन है। आई गेस कोविड की वजह से द होल कहानी हैज़ चेंज, पूरी की पूरी कहानी बदल चुकी है। मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि ये सपोज टू बी ए लाइव टेलीकास्ट, मगर ये लाइव टेलीकास्ट कैसे होगी? ऑलरेडी वो लोग टर्की में शूट कर चुके हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं हमसे लोग? मैं और आप, हम लोग भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अली ज़फ़र जो हैं वो इस सेरेमनी का, ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा होंगे, मगर अली ज़फ़र ने अपने सोशल मीडिया पे आके बोला कि नहीं नाज़रीन, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं इस सेरेमनी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हूँ इस साल। PCB ने ये जो आतिफ असलम को लिया है, इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार हो रहा है। क्योंकि आतिफ असलम कभी भी आज तक PSL की कोई भी उन्होंने
चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। एडिशनली मैं आपको एक वियर्ड सी और बात बताती हूँ, वो ये है, वियर्ड है या नहीं है ये तो आप लोग डिसाइड करें, हुमैमा मलिक जो कि एक अदाकारा हैं वो भी इस सेरेमनी का हिस्सा होंगी। क्यों और वो क्या कर रही होंगी ये हमें नहीं पता। इसके ऊपर गाना गा रही हैं, पता नहीं शायद उनको गाना आ गया, गाना या गॉड नोज व्हाट शी इज़ डूइंग, बट वो इस सेरेमनी का हिस्सा हैं और हम लोग सब लोग बहुत क्यूरियस हैं कि वो कर क्या रही हैं। वीड ऑल्सो लाइक टू नो, आईड ऑल्सो लाइक टू नो। तो एनीवे इसी के साथ देखेंगे कि ग्रूव मेरा क्या बनता है, क्राउड का ग्रूव क्या है, सेरेमनी का ग्रूव क्या है, वी शैल सी, वी शैल फाइंड आउट, मगर फरवरी 20 को। इसी के साथ हमारी जो दूसरी खबर है वो बेसिकली अब्रारुल हक ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है जिसके ऊपर उनको काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। वो ये है कि अली सदपारा, जो कि हम सब जानते हैं, अब उनका नाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बच्चा जानता है। अली सदपारा एक बहुत फेमस पाकिस्तानी माउंटेनियर थे जो कि अभी थोड़े अरसे पहले K2 के ऊपर गुमशुदा हो गए अपने 2 और साथियों के साथ, जॉन स्नोरी आइसलैंड से और JP मॉर्गन फ्रॉम चिली। अली सदपारा ने एक अपने प्रीवियस इंटरव्यू के अंदर बोला था कि उनका दिल का जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम है वो ये है कि वो अपने विलेज के अंदर, उनका जो गांव है वहाँ पे स्कूल बनाना चाहते हैं सारे बच्चों के लिए। तो अब्रारुल हक को ये बात पता चली और अब्रारुल हक ने कहा कि मुझे अभी ये बात पता चली है और अभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं उनकी याद में उनके इस जो ख्वाब है इनका, इसको रियलाइज़ करूँगा और उनके विलेज के अंदर जाके एक स्कूल बनाऊँगा। जिसके ऊपर इंटरनेट पे जितने भी लोग थे उन्होंने अब्रारुल हक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उनकी बहुत तारीफ़ करी, उनको कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अली सदपारा का ड्रीम जो है उसको पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ अभी भी सर्च जो है वो जारी है, मगर वो बीच में रुक जाती है बिकॉज़ जो मौसम है K2 के पास वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑब्वियसली सर्दियों का मौसम है, इस वक्त हवाएं, वहाँ पर बर्फ़बारी, विज़न जो है ज़्यादा नज़र नहीं आती। मैं आपको दूसरी एक और बात बताती चलूँ यहाँ पर, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस खबर, बट हम लोगों को डेफिनेटली बात करनी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं जो कि वो हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं, दे आर अमेजिंग बिकॉज़ वो एक ऐसे तैयारे को जिसकी जो सीलिंग है 4000 फुट है उसको 7000 फुट पे लेके जाते हैं, विच इज़ इंसेन। The fact that they're able to do this, it's unbelievable and I'm incredibly proud of them because they are also heroes in a way. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेके चलना चाहती हूँ जो कि है सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की एक वेब सीरीज़ आ रही है, पोर्टल है, उसका नाम है Z5। इसके अंदर मेरीन जब्बार की एक आ चुकी थी, इसका नाम मेरीन जब्बार की जो सीरीज़ थी उसका नाम था एक झूठी लव स्टोरी। इसके अंदर 3 और सीरीज़ हैं, एक सबा कमर और नुमान एजाज की थी जिसका नाम था जोगी, और बिलाल अब्बास और सारा खान का जो था उसका नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास। सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की है जो सीरीज़ है उसका नाम है धूप की दीवार, और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं इंडियन प्रोड्यूसर जो है शैलजा केजरीवाल, नाम थोड़ा सा मुश्किल था, टंग ट्विस्टर, बट उन्होंने इंटरनेट के ऊपर ये लिखा, अपने ट्विटर के ऊपर ये लिखा कि सेट, उन्होंने पिक्चर्स डाली, टीज़र्स डाले अहद रज़ा मीर के और सज्जल के, और कहा कि देखें जी सेट के ऊपर 2 सुपरस्टार्स हैं, क्या हो रहा है धूप की दीवार में, थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो लग रहा है कि शायद ये सीरीज़, क्योंकि इनकी डेट्स नहीं अनाउंस हुई थी, लग रहा है कि ये शायद जल्दी आ जाएंगी और हमें देखने को मिलेंगी। इसको लिखा है उमेरा अहमद ने, इसको डायरेक्ट किया है हसीब हसन ने। कहानी ये है कि कश्मीर का बैकड्रॉप है और कश्मीर और पुलवामा में जो अटैक्स होते रहते हैं, एक स्टूपिड किस्म की जंग छिड़ी हुई है वहाँ पर 2 मुल्कों के दरमियान में, जिसके अंदर बहुत सारे लोग पिस रहे हैं, जिसमें कश्मीरी लोग भी पिस रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी पिस रहे हैं और हिंदुस्तानी लोग भी पिस रहे हैं, दोनों तरफ लोग पिस रहे हैं। उसकी स्टोरी है। अहद रज़ा मीर जो हैं वो बेसिकली एक इंडियन लड़के का किरदार अदा करेंगे और जो सज्जल अली हैं वो एक पाकिस्तानी लड़की हैं। इसके अंदर कास्ट जो है उसके अंदर समिया मुमताज़ हैं, समीना अहमद हैं, सवेरा नदीम हैं, मंजर शेबानी हैं, अदनान जाफ़र हैं, ज़ारा तरीन हैं, रज़ा तालिश जो सुनो चंदा पार्ट 2 के अंदर बहुत पॉपुलर हुए थे, वो एक कप्तान बने हुए हैं, पाकिस्तानी कप्तान बने हुए हैं। तो आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड टू सी दिस सीरीज़। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप इसको डेफिनेटली देखिएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी चौथी और आखिरी खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, विच इज़ अमेजिंग बिकॉज मैंने इस बैंड को ना, आई लव देम, मुझे लगता था कि ये पाकिस्तान का ये बेस्ट बैंड है, इट वॉज एन अमेजिंग बैंड। नूरी के बारे में ख़बर है।
बेसिकली नूरी जो था इन्होंने बहुत अमेजिंग म्यूज़िक बनाया, अली हमज़ा ने और अली नूर ने, दोनों भाई हैं बाय द वे। इन्होंने एक आई मीन दे हैव मेड सम इनक्रेडिबल म्यूज़िक इन पाकिस्तान। उन्होंने बहुत सारा अवेयरनेस डाला म्यूज़िक सीन के अंदर। अली हमज़ा जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े हार्ट थ्रॉप थे, मुझे भी बड़े पसंद थे, उन्होंने बेसिकली एक नया गाना रिलीज़ किया है, उसका नाम है सर बुलंद, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए और पाकिस्तान की सारी लड़कियों के लिए गाना रिलीज़ किया। गाने के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, मगर पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ओ माय गॉड, अमेजिंग गाना है। इस गाने का बेसिकली मकसद ये है कि ये लड़कियों के लिए डेडिकेटेड है। अली हमज़ा ने अपनी बेटी को और बाकी की पाकिस्तान की सारी बेटियों के लिए डेडिकेट किया है कि जब लड़कियां कुछ अपना लिए करती हैं, कुछ करती हैं और अमेजिंग चीज़ें करती हैं तो दुनिया बदल जाती है। एंड आई एग्री एब्सोल्युटली होल हार्टेडली विद दिस। मेरी भी एक अदर छोटी सी क्यूट सी बेटी है। आई थिंक दैट दिस डेफिनेटली रियली मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द गर्ल्स। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और ये गाना आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग 2 ड्रामों के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग 2 ड्रामों के ऊपर क्रिटिक करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ज़रूरी मौजू के ऊपर जो कि हम सब लोग रियलाइज़ नहीं करते, हमें समझ नहीं आती कि क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके ऊपर लोगों के बहुत सारे खदशात होते हैं। अब टाइम आ चुका है दिल खोलने का, तो चलते हैं दिल खोलो की तरफ। तो हमारे साथ हमारे अगले मेहमान आ गए हैं। हमारा जो मौजू है जिसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि थेरेपी के साथ जो कि हम लोग जाते हैं और प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, उसके साथ इतने स्टिग्मास क्यों हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेट के ऊपर नौशाद मिठा, जो कि बैंकिंग के अंदर आजकल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वेरी नाइस कि आप आए हैं। मैं पर्सनली ख़ुद आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ थेरेपी। मुझे लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि जब भी कोई अगर इस तरह का मसला हो, जहनी सुकून आपका तबाह हो रहा हो, तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आप क्यों थेरेपी गए? मैं एग्जैक्ट रीज़न तो अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा, बट देयर इज़ कपल ऑफ रीजंस। बहुत सारी वजह होती हैं आपकी लाइफ में कि क्योंकि इट्स लॉन्ग प्रोसेस। आप डायरेक्टली आप डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। पहले स्ट्रेस होता है, देन एंजाइटी होती है, देन जब आप उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते रहते हो, आप अवॉइड करते रहते हो, देन वो एंड अप डिप्रेशन के अंदर हो जाता है। ठीक है। और वो एक ऐसा वक्त होता है कि जब आपको आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि आपको लोग जज करेंगे। जो आपको लोग जानते हैं, अगर आप उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक वो जजमेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल। तो यू नीड अ थर्ड पर्सन जो कि इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, जो कि उस कहानी से डिवोर्स्ड है, जिसको जो आप जिसको जानते नहीं हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे उस वक्त यही होता है कि यार मैं अगर किसी एक जानने वाले बंदे के साथ बात करूँगा तो वो शायद मुझे जज करेगा और वो मेरे कैरेक्टर को या मेरी पर्सनैलिटी को जानते हुए मुझे सजेशन या रिकमेंडेशन देगा। बट जो कि एक एक्सपर्ट है, जो कि मुझे नहीं जानता और उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, तो अगर वो मुझे किसी चीज़ में एडवाइस करेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने थेरेपी की तरफ ऑप्शन किया था। ओके, आई एग्री विद यू होल हार्टेडली, बिकॉज मैं भी थेरेपी गई हूँ और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माई लाइफ, और हर स्टेज पे मुझे एक डिफरेंट तरीके की हेल्प मिली है। I went to therapy as a teenager, I went to therapy as a young adult, I went to therapy as an adult, as a married person, as a single person. So मैं मतलब हर स्टेज पे I have sought help जब भी मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। मगर आपके लिए, बिकॉज मुझे तो इनिशियली थेरेपी मेरे पेरेंट्स ने भेजा था जब आई वाज मच यंगर, तो दे मेड दैट डिसीजन। आपने एज ए एडल्ट आई एम अज्यूमिंग ये डिसीजन लिया, तो क्या आपने अपने अंदर रिकग्नाइज़ किया कि ओके ये मसला है और इस मसले का हल थेरेपी जाना है? ऑनेस्टली शुरू में तो मैंने खुद ने ट्राई किया कि आई कैन गेट ओवर इट, कि अपने एंड से कोशिश करो। जो भी यूजुअली लोग बातें करते हैं कि ठीक है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो या फिर दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करो, टू सम एक्सटेंड उस चीज़ ने मुझे मदद की। लेकिन
एक पॉइंट पे आके आपको एक ब्लैंक वॉल नज़र आ जाती है, तो उस वक्त आपको एक एक्सपर्ट सजेशन या एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज थेरेपी इस आपको आप इसको इस तरीके से लें कि जिस तरह अगर आप किसी एक प्रॉब्लम के अंदर हैं तो आपको वो जो थेरेपिस्ट होगा वो एक करेक्ट डायरेक्शन बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। एग्जैक्टली। तो मुझे जो मेरे जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन बताया, नॉट दैट कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर चीज़ करवाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ही अपने आप की हेल्प करनी है, कोई और नहीं कर सकता। बट एटलीस्ट अगर आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है। शुरू में ऐसा लगा कि ये कहीं नहीं जा रहा, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर आफ्टर थेरेपी? यस, इनिशियली लगा था। कितने अरसे तक लगा था, कितने सेशंस तक लगा था? आई थिंक अराउंड अ मंथ और 2, 1-2 महीने आपको लगा था? हाँ। कभी आपको इस बात महीने के अंदर आई थिंक 3 या 4-5 सेशंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ कि आप कितना जा सकते हो। तो आपको इनिशियली ये लगा? इनिशियली मुझे बिल्कुल ये लगा था, मुझे ये लगा कि था कहीं नहीं जा रहा, ये अपना टाइम और पैसे वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखो आप जब एक डिप्रेशन या एंजाइटी के स्टेज में होते हो तो आपको हर चीज़ बुरी लग रही होती है। आपको लग रहा होता है कि अगला बंदा जो भी है वो मेरी बुराई के नहीं बोल रहा, मेरी बुराई के लिए ही बोल रहा है। ठीक है, तो आप उनकी बात समझते ही नहीं हो, आप बस अपनी एक सिचुएशन के अंदर होते हो कि नहीं बस दुनिया अब खत्म है और मैं बस यहीं पे बैठा हूँ। ऐसा नहीं होता। बट व्हेन यू कीप गोइंग थ्रू द थेरेपी और विद टाइम आपको एक चीज़ रियलाइज होने लगती है कि नहीं, हर कोई बुरा नहीं है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। पीपल आर देयर टू हेल्प यू एंड देयर आर गुड पीपल एज वेल। तो जब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ ताकि to give you a better understanding of where I'm trying to ask the question from. मुझे शुरू में I would not open up to the therapist. मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं अपनी कोई दिल की बात, कोई बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट बात कर दूंगी तो ये बात कहीं ना कहीं किसी कागज़ पे लिखी जाएगी and it's going to come and you know बाद में ये बात खुलेगी और इसके बारे में बात होगी। ये भी एक बहुत, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को फियर होता है। आपको ये फियर था? मुझे इनिशियली ये वाला फियर तो नहीं था, ये वाला फियर नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे किसी एक बंदे की ज़रूरत थी जो मुझे सुने और जो मुझे समझे। मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि मेरी ये चीज़ ऑन पेपर जाएगी या ऑन रिकॉर्ड जाएगी या कुछ, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीवन टू लिसन टू मी। तो मुझे एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत थी हु एक्टेड एज अ पर्सन हु वुड जस्ट लिसन टू मी विदाउट जजिंग मी। कि बस ठीक है, एक XYZ बंदा है जो मुझे सुनने में हेल्प कर रहा है, दैट्स इट। ओके, दैट्स ग्रेट। ये वाला फियर तो नहीं था। ये वाला फियर नहीं था। नहीं, इट्स गुड नॉट टू हैव सच फियर्स। बट इसी के साथ नाज़रीन हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये थी हमारी छोटी सी एक वीडियो जो कि आई होप आप लोग देख के आपको एक अच्छा मैसेज मिले। हमारे साथ यहाँ पर सेट पे मौजूद है नौशाद मिठा जो कि बैंकिंग के साथ एसोसिएटेड हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में थेरेपी सीख करी जो कि वाकई में एक बहादुरी की निशानी होती है। जी नौशाद, आप मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि आपको कभी भी थेरेपिस्ट, जैसे ही आप अपने थेरेपिस्ट के पास गए, यू इंस्टेंटली लाइक्ड हिम, इट वाज हिम और हर, you instantly liked your therapist and you're like okay I trust this person, मैं इससे बात कर सकता हूँ। आपको कभी भी इस बात का खौफ नहीं हुआ कि ये बात यहाँ से आगे जाएगी या कुछ ऐसा होगा? नहीं, इस चीज़ का तो खैर कभी भी खौफ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि थेरेपिस्ट जो है वो उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और जब आप अपने दिल की बात या अपनी कोई भी सीक्रेट्स या प्राइवेट चीज़ें अगर आप किसी से शेयर करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होता है ट्रस्ट फैक्टर, राइट, ठीक है। तो शुरू में अगर आपके उस थेरेपिस्ट से, उस डॉक्टर से अगर वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं हो रहा तो इट वोंट वर्क। तो आपको भी बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है कि आप अगले बंदे के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है, बिकॉज वो आपकी हेल्प करने के लिए ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको खुद को एक लाइटर फीलिंग अंदर से नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड कि मैंने इनिशियली बिल्कुल अपना एक ट्रस्ट उनके ऊपर रखा एंड इट प्रूव टू बी राइट। ओके, सही है, दैट्स ग्रेट। मुझे ये बताएं कि कभी आपको किसी ने ये बोला कि हाँ आपके इतने दोस्त अहबाब हैं, आपकी फैमिली है, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल, बहुत बार। इनफैक्ट मेरे अपने फ्रेंड्स ने भी बोला कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। तो खैर मेरा यही जवाब था कि अगर
मेरी सारी ज़रूरत यहाँ पे पूरी हो रही होती है, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन अपने फ्रेंड्स से या कुलीग से ही बात करके मिल रही होती है, मैं कभी ऑप्ट इन नहीं करता। और जैसा वीडियो के अंदर भी इन्होंने बताया था कि इट्स नॉट कि अगर आप थेरेपी सीख कर रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं या कुछ ऐसी चीज़ है। इट्स एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, अ ब्रेव मूव, क्योंकि बहुत बार हम अपनी कमज़ोरियाँ या अपनी बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एग्जैक्टली छुपाते हैं। और सबके सामने एक्सेप्ट करना या एटलीस्ट अपने आप के ही अंदर एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे उस चीज़ का इलाज करवाना है, मुझे उस चीज़ को ठीक डायरेक्शन में लेके जाना है, तो इट्स अ वेरी ब्रेव मूव टू डू। एब्सोल्युटली, आई एग्री। मुझे ये बताएं कि आपकी जब व्हेन यू वर गोइंग थ्रू अंडरगोइंग थेरेपी, तो क्या आपकी फैमिली को पता था कि आप honestly no. going to therapy? No, so it was a secret? it was a secret. I never tell them because हर किसी की खैर अपनी रिजर्वेशन होती है फैमिली के एंड से भी, या फिर अपने लोग, जैसे मैंने जजमेंटल की बात की, ऑब्वियसली अगर मुझे फैमिली के साथ वो चीज़ मिल रही होती कि मैं उनसे शेयर कर सकता, तो मुझे थेरेपी में जाने की इतनी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मुझे ये भी था कहीं ना कहीं कि यार मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स जो कि मेरे क्लोज हैं, मे बी वो मेरे बहुत ज़्यादा वरी हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा क्या होगा, कि बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, ओके द गाय, इफ अ गर्ल और गाय इज गोइंग टू सीक अ थेरेपिस्ट और सीइंग अ थेरेपिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट या मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं, तो उनकी कोई दिमागी प्रॉब्लम है और पीपल स्टार्ट जजिंग यू कि अच्छा इसके साथ कोई दिमागी मसला है और ये तो पता नहीं पागल है और ये तो पता नहीं क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और हमारे आई थिंक बिकॉज इसको इतनी ज़्यादा फ्रिवलस किस्म के नाम दिए जाते हैं, तो थेरेपी पे जाने के साथ ये भी बोला जाता है कि ये तो इस लेवल का पागल है। एग्जैक्टली अगर आप बहुत, मतलब आपको ये समझा जाता है कि आप थेरेपी पे जा रहे हैं तो आप बहुत हाई लेवल पागल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आगे कहानी बहुत ख़राब हो गई है, तो तब आप जाके थेरेपी पे जा रहे हैं। हेल्दी, लाइक यू कैन बी फंक्शनल, फुली फंक्शनल, बट यू आर नॉट गोइंग टू एक ये बड़ा मसला, क्योंकि लोग आई थिंक इसको एज अ डिजीज या एज अ कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझता है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रो कर रहा होता है, इट्स जस्ट कि आपको नजर नहीं आता। ठीक है, बट जब वो एक साथ एक पाइलअप हो जाता है आपके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आके बर्स्ट आउट होना लाजमन है। या तो आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट करती है, या आपका करियर अफेक्ट करता है, या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, कहीं भी। आपके लिए कहाँ पर सबसे ज्यादा आपको करियर के अंदर, बिकॉज आप स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे? स्ट्रगल नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस। ठीक है, क्योंकि हर वक्त आपका दिमाग कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रहता है। दिस इज प्रायर टू थेरेपी। ठीक है, आपका दिमाग हर वक्त ऑक्यूपाइड रहता है, आपका ध्यान नहीं लगता चीज़ों में, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आपको दोस्तों के साथ जाने में मज़ा नहीं आता, आपको नॉर्मल आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं समझ आती, आपको बस एक होता है कि नहीं मैं अपनी एक कन्फाइडेड सी वॉल के अंदर मैं रहूँ एंड बस जो मुझे सही लग रहा है मैं वो करूँ, और जो कि बहुत गलत है। आई एम टोटली एग्रीइंग यहाँ पर ऑन कैमरा एज वेल कि ठीक है बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नौशाद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाहती हूँ। मैसेज में बीइंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, एंड दिस इज़ अ वेरी नेचुरल कॉज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है या एनजाइटी या स्ट्रेस है या एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, तो इट्स वेरी नॉर्मल, एवरी अदर पर्सन हैज़ इट। ठीक है, बट हर अगला बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और ना समझता है। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि ये चीज़ एक एग्जिस्टेंस रखती है हमारे माशरे में, हमारी दुनिया के अंदर, ठीक है, तो आप अपनी भी हेल्प कर सकेंगे और दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी, जो कि मैंने फील की थी, इस लाइक हमारी सोसाइटी मर्द हजरात को एक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सा वो रखती है कि नहीं, अगर मर्द को रोना नहीं चाहिए या मर्द को कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। आई मीन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर खुदा ने भी एक औरत और मर्द को बनाया तो औरत को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया, मर्द को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। लेकिन हम उसी चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं, मर्द रोएगा तो वो कमज़ोर है, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नौशाद। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। आपको ब्रेक के बाद अपने अगले मेहमान से मिलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी अगली मेहमान यहाँ पर आ गई हैं। इनका नाम है ज़ैनब तुफ़ैल अरबाब। मैं अरबाब तुफ़ैल कहने लगी थी। ये बेसिकली एक ह्यूमनिस्टिव इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपिस्ट हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड कपल्स एंड फैमिलीज़। इस बात का मतलब क्या होता है ये हम उनसे भी जानेंगे। आप पहले भी आ चुकी हैं। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। वी रियली लाइक यू। हमें आप बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि व्हेन यू आर थेरेपिस्ट नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट फॉर कपल्स एंड फैमिलीज़, तो आप बहुत सारे डिफरेंट रिश्तों में लोगों से मिलती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन क्लोज्ड ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट थेरेपी क्या होती है? स्टिग्मा। स्टिग्मा, यस। आना ही नहीं थेरेपी पे। हाँ, क्योंकि थेरेपी पागलों के लिए होती है। ऑफ कोर्स दैट्स द बिगेस्ट स्टिग्मा, मिथ, जिसको जो भी कह लें। इट्स द सेंटेंस। और हमारे दिमाग में, हमारे मुल्क में पागल वो होता है जिसके फटे हुए कपड़े होते हैं, जो रोड पे फिर रहा होता है, नॉन फंक्शनल होता है, तो वो पागल होता है। और अगर आप फंक्शनल हैं तो आप पागल हो नहीं सकते। और आप जा रहे हैं पागलपन की तरफ अगर आप थेरेपी में जाएंगे। हाँ, दैट्स द फियर कि जा भी रहे हैं। और द फियर इज कि अगर बता देंगे, और बता देंगे क्या, अगर पता चल जाए किसी तरह, पता चल जाए, एक्चुअली नॉट बता देंगे। हाँ, शेम एसोसिएट। इट्स फनी, मैं थोड़ा सा यहाँ शेयर करूँगी कि यानी मेरे अपनी फैमिली हर वक्त में तुम पागलों का इलाज करती हो, मतलब यू नो। सो मतलब शुरू में तो समझाना, बताना कि इट्स नॉट पागलों का इलाज, इट्स द फंक्शनल थेरेपी, इज फॉर फंक्शनल पीपल। सबसे पहले तो हमें ये समझना है थेरेपी है क्या, ठीक है ना। तो थेरेपी का जो शेम एसोसिएटेड है वो मिसकंसेप्शन, आपने बिल्कुल सही बोला वर्ड है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि थेरेपी और साइकियाट्री में, और फिर यू नो क्योंकि स्पेक्ट्रम है ना। बिल्कुल, आप स्पेक्ट्रम पे कहाँ हैं और कहाँ की बात ही नहीं है। ये तो थेरेपी इज़ फॉर, मैंने लास्ट अपने दफ़ा भी कहा था, इट्स अ लॉट फॉर पर्सपेक्टिव, इट्स अ लॉट फॉर मेकिंग सेंस कि हम क्या यू नो। मतलब आप पीछे खड़े होके एक सेकंड के लिए, होता ये है, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मुझे समथिंग द थेरेपी टॉट मी, मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला था कि जब भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड फील करती हूँ, अभी आपने पर्सपेक्टिव कहा तो मैं उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट तो नहीं कर सकती, मगर पीछे थोड़ा मुश्किल है उस वर्ड को। आ गया मुझे नज़रिया। हाँ, आप पीछे खड़े होके अपने आप को डिवोर्स तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली फ्रॉम द सिचुएशन, मगर पीछे खड़े होके उसको एक दफ़ा ठंडे सांस से देखें कि ये हो क्या रहा है। या और मैं इसको फ्लाई ऑन द वॉल कहती हूँ, यानी एक मक्खी या चिपकली नहीं, ऊपर होते हैं हम, यू नो, या एक बर्ड, बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू। यानी जैसे फॉर इंस्टेंस हम थेरेपी रूम में भी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम दोनों बैठे हुए, अब आप थोड़ी देर के लिए, हम लोग एक्चुअली डीप ब्रीदिंग वगैरह से प्रैक्टिस कराते हैं ताकि कनेक्शन विद द सेल्फ कहते हैं, जिसमें आप कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वाकई हम यू नो वी प्रेजेंट टू द सेल्फ कि आप अपने आप को देखें, एब्सोल्युटली थोड़ा ऑब्जर्व करें। क्योंकि जब हम, आपने शायद देखा होगा, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आ रही होती है कि वेयर डिड वी do something. Of course, it's like watching a film. आप मतलब मैं किसी और को ज़्यादा बेहतर मशवरा तब दे सकती हूँ जब मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि मेरा मशवरा एक ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे ना मेरा फ़ायदा है ना मेरा नुकसान है। I'm so sorry, I beg to differ। मशवरा आपने कहा, मशवरा, हम मशवरा नहीं देते। आप मशवरा नहीं देते, आप सजेशंस नहीं देते, आप क्या देते हैं? तो मेरा लाइसेंस छिन जाएगा अगर मैंने मशवरा देना शुरू कर दिया। आप उनको देखिए सबसे पहले तो रुजा आप ये समझें कि वन अप पोजीशन से हम आ ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए आप अपनी ज़िंदगी की माहिर हैं, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स क्या हैं, ठीक है। आई एम नोबडी, आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल इन द फील्ड, ठीक है ना। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ, आपको समझने की, क्योंकि ह्यूमन है ना, इंसान है, इंसान एक कॉम्प्लिकेटेड बीइंग है। इसीलिए थेरेपी लोगों को लगता है कि बहुत टाइम लेती है, थेरेपी बहुत महंगी है, थेरेपी बड़ा स्लो सारे के सारे, बाय द वे बहुत सारे, इसके ऊपर हम बात करेंगे, बिकॉज ये सारे के सारे जो अभी आपने ये जो 3-4 चीज़ें बोली, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब थेरेपी से एसोसिएटेड हैं और बहुत नेगेटिव हैं। इसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत सारे वो लोग जो कि थेरेपिस्ट के पास जिनको जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं। हाँ, और वो मसला बढ़ता है। हाँ, और आते हैं और क्विक फिक्स समझते हैं, और क्योंकि एक सेशन 2 सेशन में नहीं होता काम, तो वो समझते हैं कि जी कुछ नहीं होगा। मगर एक सेशन में भी इंसान आ जाता है जब, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस
जब मेरा टारगेट ये होता है कि मैं पहले सेशन से ही थोड़ा सा काम शुरू कर दूँ ताकि ज़रा सा पता चले कि वो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, थेरेपी इज़ ओनली एन एक्सपीरियंस जो आप खुद कर सकते हैं, आप किसी को बता भी नहीं सकते। शायद अभी आप बता रही हैं तो भी आप वो डिटेल नहीं बता रही जो मैजिक उस थेरेपी रूम में हुआ होगा। Absolutely. यू नो, इट्स अ मैजिक, हम लोग उसको मैजिक ही कहते हैं। इट्स अ मैजिक, इट्स अ थेरेप्यूटिक डांस जिसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट इन्वॉल्व होते हैं और वो इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है। इट स्टार्ट्स विद टॉक थेरेपी, मगर वो एक एक टेक्निक अगर, क्योंकि कस्टमाइज्ड है ना, कस्टम मेड है, हर कोई फ़र्क है, हर किसी के सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फ़र्क है। हाँ, तो सबसे पहले तो जिस तरह का क्लाइंट आ रहा है उसको समझ के आप कस्टमाइज करते हैं, मगर बाय द टाइम ये सब हो रहा होता है तो क्लाइंट फिर शायद कभी कभी पेशेंस नहीं रहती, शायद उनको लगे कि ये तो बहुत लंबा लग रहा है, या फिर वो स्टिग्मा अटैच हो जाता है, या किसी को पता चल जाता है घर में, स्पेशली मेरे यंगर क्लाइंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को अगर पता चल जाए, खुदा ना ख्वास्ता पता चल जाए, बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी। अच्छा, just for the sake of our viewers, आप मुझे अगर if you can take us through the steps of just like if and the things that you would want to talk about in the course of the first few sessions of counseling. ओके, सो पहले तो हम जैसे अगर क्लाइंट आए सबसे पहले तो वो जो सवाल पूछते हैं वही होता है। अगर उनको कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए या कोई सवाल के जवाब, वरना आई डोंट टॉक, दे आर सपोज्ड टू टॉक बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे आर कमिंग फ्रॉम फॉर। एक तो सबसे पहले क्या, किस चीज़ के लिए आ रहे हैं और किस स्टेट से आ रहे हैं। कभी कभी स्टेट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है उनके लिए, कभी कभी वो बहुत ही उसमें आ रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स। कभी कभी वो शॉपिंग करते हुए आ रहे थे, थेरेपिस्ट की शॉपिंग भी तो होती है ना, तो कभी कभी उनको सिर्फ कभी कभी सिर्फ उनको समझना होता है कि आपका काम क्या है। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि लेट्स टॉक, आप क्या चाहेंगे, कुछ सवाल हैं आपके, वरना आप कहानी शुरू होती है आपके क्लाइंट से बातचीत के साथ। मुझे अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज़ कि मुझे इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे रोक के ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है ज़ैनब अरबाब तुफ़ैल के साथ, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त है बिकॉज आई रियली नीड यू टू वे इन ऑन दिस। ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि जो मिथ्स हैं थेरेपी के इर्द गिर्द, आई लाइक यू एज अ थेरेपिस्ट टू डिबंक देम। सबसे पहले, थेरेपी क्या सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको कोई बहुत सीरियस बीमारी होती है, जैसे बाइपोलर होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, या बहुत सारी सीरियस बीमारियां अगर हों तब आप थेरेपी पे जाएं? सो सीरियस बीमारी में तो थेरेपी काम नहीं आएगी, पैरेलल आपको साइकियाट्री या फिर ओनली साइकियाट्री, क्योंकि साइकियाट्री दवाओं का है, ठीक है। देखें, दवाएं नीड बेसिस पे होती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पॉपिंग पिल्स की आदत होती है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओवर द काउंटर हर चीज़ मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल दवाइयाँ, साइकियाट्री की दवाइयाँ मिल जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे। तो हमें सबसे पहले तो समझना है कि अगर दवाई की ज़रूरत होगी तो ज़रूर हेल्प लेंगे, ऐसा नहीं है कि हेल्प को डिप्राइव किया जाएगा, मगर हाँ, सबसे पहले अगर ज़रा सा भी कुछ है तो आप फ़ौरन, क्योंकि देखें अगर आपको ना भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना, फंक्शनल लोग जब आते हैं तो वो सिर्फ, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ, दिल का दौरा कितनी दफ़ा पड़ता है? बिल्कुल। दिल कितनी दफ़ा टूटता है? दिल का दौरा 3 दफ़ा ही पड़ता है एक इंसान को मेरे ख्याल में, तो मगर दिल तो रोज़ ही टूट जाता है। तो वो जो पाइलअप होता रहता है ना, तो उसको हम साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं अपनी ज़बान में। वो थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, मगर उसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिक, छोटी सी बात, किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे, या कोई बीमार है, दिल के दौरा पड़ा हुआ है, तो स्ट्रेस बहुत लेते थे। अच्छा, वो जो मोहतरमा है उनको ये डायबिटीज़, अरे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटीज़ का डॉक्टर बोल देता है कि आप स्ट्रेस बहुत ले रही हैं। सारी साइकोलॉजिकल है ना, इसलिए, ठीक है। माइग्रेन, साइन, ये सारे क्योंकि साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन होती है ना, पहले स्टार्ट ही स्ट्रेस से होता है, ठीक है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारी चीज़ें। अब स्लीप डिप्रिवेशन, सबसे पहले दवाई ले लेते हैं ज़ैनेक्स और लेक्सोटोनिल। मैं तो बोलती हूँ ना, गुनाह ने कबीरा, उसको कहती हूँ, प्लीज़ क्लिनिक में मैं कहती हूँ प्लीज़ डोंट ब्रिंग इट इन, क्योंकि बहुत कोशिश ये करनी है कि आपको थेरेपी सबसे पहले असेसमेंट देती है, थेरेपिस्ट आपका असेस करता है, उसके बाद आप साइकियाट्री के पास भी जा सकते हैं पैरेलल टू थेरेपी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे, मैं जल्दी आपसे पूछूंगी, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि थेरेपी जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत लंबा टाइम लेती है, क्या ऐसा है? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन,
ठीक है, स्लो प्रोसेस हो सकता है। अगर आप नहीं खुल रहे हैं, आप सीक्रेट्स कर रहे हैं, सीक्रेटिव रह रहे हैं, तो यस बहुत स्लो होगा और सारे इश्यूज वो नहीं होंगे। मगर हाँ, क्योंकि देखिए टॉक थेरेपी से शुरू होगी तो 50 मिनट में आप और हम लोग बेसिस करते हैं कि वीकली। लोगों में ये भी मिथ है कि एक सेशन ले लिया 2 हफ्ते के लिए गायब हो गए, गोस्ट कर दिया। वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप वीकली 50 मिनट के लिए आएँ थेरेपी में, ठीक है। एक्सपेंसिव इसलिए कि आपको पूरा 50 मिनट आपको वो मिल रहा है और फिर प्रोसेस में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, ठीक है, सो वी फॉलो अप, ऐसा नहीं। दूसरा जो एक बहुत वियर्ड मिथ है वो ये है कि अगर आप थेरेपी पे जा रहे हैं तो आपके कोई दोस्त नहीं है। अगर आपके पास दोस्त हैं तो आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्त से बात कर लें। देखिए दोस्तों के ऊपर भी तो बोझ हो जाता है, प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। दोस्त सपोर्ट ग्रुप में हम लोग भी यूज़ करते हैं, बहुत ठीक है। आप मगर बात करेंगे तो उनका भी तो प्रोसेस है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। हमें वी आर प्रोफेशनली ट्रेन टू सेपरेट, हमारा अपना भी प्रोसेस है, हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट्स द प्रोफेशनलिज्म। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा खदशा ये भी होता है कि थेरेपिस्ट को अगर आप किसी सोशल सेटिंग में वो किसी का जानने वाला निकला है तो फिर वो आपकी जो बात है, जो कि आपने अपनी सीक्रेट बोली हुई है या बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि आप नहीं आम करना चाहते, वो थेरेपिस्ट निकाल देगा, उन बातों को बाहर आ जाएंगे। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर थेरेपिस्ट सुपरविजन में है और उसकी कोई ना कोई लाइसेंसिंग है तो वो हो ही, क्योंकि उनका छिन जाएगा। मगर हाँ, अगर अल्लाह ना करे ऐसे कोई थेरेपी के एक्सपीरियंस हुए हैं, आई रिस्पेक्ट देम। इसीलिए मेरा ये होता है कि पहले सेशन में मैं ये भी बताती हूँ कि अगर हम, क्योंकि कराची नहीं, हमारे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, बट क्योंकि हर जगह हम लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए, तो दे कैन कम एंड मीट अस, वी कांट, ये हमारा रूल है। तो मैं उनको कहूँगी कि ये नहीं समझेगा मैं इग्नोर कर रही हूँ, आई एम नॉट सपोज टू। अगर आप मुझे अलाउ करें या मैसेज करें प्लीज़ कम एंड मीट मी, वो अलग बात है, बट मेरे प्राइवेट टाइम पे मैं इनकरेज भी नहीं करती। बट अगर क्लाइंट चाह रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए आई डोंट से नो, बट आई विल नेवर एवर गो, आई विल नॉट एक्नॉलेज देम एज माई क्लाइंट। ठीक है, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच ज़ैनब। आप जाते जाते अगर कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को मेरे ख़्याल में पर्सनली थेरेपी के साथ जो ये इतने सारे अजीब व गरीब किस्म के मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं सीख करते जब चाहिए होती है, और वो फिर कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है और बात बहुत ख़राब हो जाती है। अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें। या ज़रूर, देखिए सबसे पहले तो यही है, दो चीज़ें अगर आपके पास टाइम हो तो मैं क्विकली बोलूँगी कि देखिए सबसे पहले तो ये है कि थेरेपी इज़ असेसमेंट। सबसे पहले असेस होता है तो आपका पता चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ना भी हो, जो भी आप लोगों आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, उसके बाद आगे बढ़ना, किस तरह बढ़ना है, तो क्लैरिफिकेशंस, पर्सपेक्टिव समझना। और फिर एक और चीज़ मैं यहाँ ये बोलूँगी कि मेरे 99.9% बल्कि 100% क्लाइंट्स फंक्शनल हैं, फ्रॉम अल्टरनेशनल्स हैं, फ्रॉम हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये बता रहा है कि थेरेपी इज़ फॉर फंक्शनल पीपल। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू फॉर कमिंग। इसी के साथ नाजरीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।